नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां नाव हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। गोपालगंज सीओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानवर के शव को युवती का शव बताया गया है। सीओ ने की थी शव मिलने की पुष्टि और नाव हादसे में लापता है अभी भी एक युवती, जिसकी तलाश जारी है। लेकिन इसमें लापरवाही बढ़ती गई है इस बात को लेकर कि जानवर के शव को इंसान का शव बताया गया, युवती का शव बताया गया और उस पर मुहर लगा दी गई। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गोपालगंज सीओ की एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि आखिर सीओ ने अगर उस पर मुहर लगाई तो इसके पीछे किसने उसकी शिनाख्त की, किसने बताया कि वो युवती का शव है, किसी जानवर का शव नहीं है। तो आखिरी मुहर जब सीओ साहब ने लगा दी तो यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या उन्होंने पट्टी बांध ली थी, उन्होंने तफ्तीश क्यों नहीं की, जांच क्यों नहीं की, कोशिश क्यों नहीं की ये जानने की कि जो शव मिला है वो किसी जानवर का है बल्कि इंसान का नहीं है। तो ये जाने बगैर उन्होंने अंतिम मुहर लगा दी और पूरी तरह से खबर फैल गई कि सभी 100 बरामद कर लिए गए हैं, मिल गए हैं, खोजबीन बंद कर दी गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस खोजबीन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, कोशिश की जा रही थी कि शवों को निकाल लिया जाए, उसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें गोपालगंज सीओ के दावे भ्रष्ट साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं और लापरवाही यहां पर साफ उजागर हो रही है। तो दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की भीड़ जमा है और ये है सीओ जिन्होंने अंतिम मुहर लगाई, क्योंकि जैसे जैसे शवों का मिलना जारी था इन्होंने मुआवजा राशि लोगों को देनी शुरू कर दी। लेकिन एक जगह जो लापरवाही है वो सामने आ गई कि युवती के शव को इन्होंने जानवर के। और मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? देखिए मैं बता दूं कि गोपालगंज में जो शनिवार को नाव हादसा हुआ था और इस नाव हादसे में 7 लोग जो डूब गए थे और जिनका शव लगातार तलाश किया जा रहा था। और आज एक जो युवती थी अंजलि कुमारी 19 वर्ष की, जिसकी शव तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान कुछ मछुआरों ने जो एसडीआरएफ की टीम के साथ जो है मूव कर रहे थे नदी में, उन्होंने सूचना दी सदर सीओ को कि ये किसी लावारिस मतलब ये एक युवती का शव बरामद कर लिया गया है। और जो 5 दिनों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, टीम को लगा कि वाकई में वो युवती का ही शव होगा। लेकिन बाद में जब इसकी शिनाख्त की गई तो मालूम चला कि वो किसी लावारिस जानवर का है। तो इस तरह से जो बड़ी लापरवाही जो कही जाएगी मछुआरों की वजह से चूक सामने आई। तो अब दो चीजें आ रही हैं कि मछुआरे भी वहां मौजूद थे, जो गोता लगा रहे थे, जो स्थानीय गोताखोर थे वो भी वहां पर मौजूद थे, एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी। तो 4 टीमें अलग अलग स्तर से वहां पर कोशिश कर रही थी। लेकिन शव को बाहर निकाले जाने से लेकर किनारे लाने तक किसी को क्या यह पता नहीं चल पाया कि वो युवती का शव नहीं है? नहीं, मैं बताऊं कि देखिए ये जो जहाँ घटना हुई थी मेहंदिया के पास, तो मेहंदिया से करीब 5 से 5.5 किलोमीटर के दायरे में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो नदी के जो कहीं कहीं जो इलाका है, जो झाड़ियों में एक शव फंसा हुआ था और वहाँ पर जो मछुआरे थे, जो 15 जो मछुआरे गोताखोरों की टीम लगाई गई है, हाँ। उन्हें लगा कि शायद ये युवती का ही शव रहा होगा। तो उन्होंने तुरंत बिना किसी वेरिफिकेशन के और बिना किसी शिनाख्त के उन्होंने सूचना दे दी थी। और इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप कहा जाएगा, ये एक बड़ी चूक हुई और इसकी वजह से जो लावारिस जानवर है उसे उन्होंने अंजलि का शव समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है, न्यूज़ 18 के सवाल क्या है ये जरा जानिए कि क्या जानवर और इंसान के शव में अंतर नहीं है। यह सवाल इसलिए जायज है क्योंकि यह पता किसी भी व्यक्ति को चल सकता है जिसने शव निकाला होगा। उसने अगर इत्तला की सूचना दी तो उसे पता होगा कि उस शव जानवर का था या फिर इंसान का। सवाल यह है कि क्या गोपालगंज में प्रशासनिक अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर बिना कन्फर्म शव की पुष्टि कैसे कर दी गई। तो ये कुछ सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जानवर और इंसान के शव में अंतर नहीं दिखता, मुहर कैसे लगा दी गई, कैसे ये साबित कर दिया गया कि जो जानवर का शव बरामद हुआ है उसे इंसान के शव के तौर पर प्रचारित किया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना पर बिहार में अलर्ट की खबरों की। तो चीन और कई देशों में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है और ऐसे में कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है। पटना और गया एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के सीमावर्ती राज्यों में भी विशेष नजर है। इन राज्यों में प्रवेश के रास्ते में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है, उनकी जांच हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी डॉक्टरों की टीम मुस्तैद है और विदेश से आने वाले यात्रियों को
प्राथमिक जांच के बाद सैंपल को पीएमसीएच भेजा जाएगा। कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। बिहार में मुख्य सचिव के स्तर पे निगरानी हो रही है और पटना में एयरपोर्ट पे जो भी बाहर से ये यात्री आते हैं, खासकर विदेशी यात्री, उनकी मेडिकल जांच की जाती है और इसके लिए 2 टीम बनाई गई है जो पटना एयरपोर्ट पे मौजूद है। और अगर विदेशी कोई भी आते हैं तो उनके मेडिकल चेकअप के बाद अगर संदिग्ध पाया जाता है मामला तो उनका ब्लड सैंपल लेके पीएमसीएच में जांच के लिए भेज दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में और खासकर नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनमें जो एंट्री पॉइंट है बिहार में प्रवेश करने के, वहाँ पे भी चिकित्सा शिविर लगाई गई है और जो भी संदिग्ध लोग होते हैं उनकी जांच की जाती है। तो लगातार मुख्य सचिव के निगरानी में कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार अलर्ट है और लगातार निगरानी की जा रही है। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नज़र आता है तो उसका ब्लड सैंपल लेकर उसकी तुरंत जाँच कराई जा रही है। फिलहाल कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि खासकर सबसे ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है पटना एयरपोर्ट पे। जो भी विदेशी यात्री पहुंचते हैं, जो विदेशों से बिहार में पहुंचते हैं, उनकी जांच कराई जा रही है और जांच कराने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीर है पटना में कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के पूरी तैयारी की। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए, बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस को लेकर पीएमसीएच अलर्ट मोड में है। इमरजेंसी वार्ड में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो जो बड़ी खबर है कोरोना वायरस को लेकर, यह हम आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, विशेष निगरानी रखी जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है और संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा खास तौर पर पीएमसीएच को अलर्ट किया गया। जिस तरह से हमने बताया कि एयरपोर्ट पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें विशेष जांच टीम उनके ब्लड सैंपल ले रही है, उनकी जांच कर रही है और पीएमसीएच उस सैंपल को पहुंचा रही है। हालांकि अभी तक जो जांच की गई है उस सारे सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर पीएमसीएच अलर्ट मोड में है और सभी डॉक्टर सचेत कर दिए गए हैं ताकि जहां भी कोई ऐसा संदिग्ध मरीज पाया जाए या लगे और तुरंत उसके ब्लड सैंपल की जांच हो और ये तय किया जाए कि क्या कोरोना के उसमें लक्षण हैं या नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर अभिजीत है हमारे साथ फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, ये जो अभी कोरोना वायरस का जो एक डर है लोगों के अंदर समाया हुआ है, खासकर बिहार अलर्ट है और कुछ सैंपल्स जो सामने आए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना ने प्रवेश करने की कोशिश जरूर की है। हालांकि आप लोग सभी मुस्तैद हैं, किस तरीके से इसकी पहचान हो सकती है, कैसे इससे बचा जा सकता है? अभी हमारा पीएमसीएच कोरोना वायरस का भी जो मामला प्रकाश बिहार में, तो अभी पटना में करीब 4 लोग आए थे जो सस्पेक्टेड, जिसमें 4 के नेगेटिव पाए गए हैं। तो इसमें हम लोग पीएमसीएच सारे तरह से मुस्तैद है, सारे चिकित्सक, सारे कर्मी इसमें पूरे अलर्ट पर हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम है जिसके जरिए जैसे ही जो मरीज संदिग्ध पाया जाएगा या कुछ लक्षण उसके मिलते जुलते पाए जाएंगे उसे तुरंत ही इलाज की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, तुरंत यहाँ पर सारे व्यवस्था है। उसका हमारे पास उसका जो किट, मास्क, एवरीथिंग, सारी चीज अलर्ट है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कितने डॉक्टरों की टीम बनाई गई? क्या कुछ टीम इस तरह की बनाई गई है? इसके लिए हमें मेडिसिन डिपार्टमेंट से पूरे मेडिसिन डिपार्टमेंट अलर्ट है, तैयार है और उसके नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। सारी तैयारियां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत, इमरजेंसी इंचार्ज पीएमसीएच। इन्होंने बताया कि अलग से व्यवस्थाएं की गई है, डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें भी लगाया गया है और पूरी व्यवस्था है कोरोना से लड़ने की। हालांकि अभी तक जो भी सैंपल आए हैं वो निगेटिव पाए गए हैं और डॉक्टर्स पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और सबसे खास बात यह कि पटना एयरपोर्ट पर खास डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी व्यक्ति में लक्षण पाए जाएंगे डॉक्टर उससे चिन्हित करेंगे, पहचान करेंगे, उनके सैंपल की जांच होगी, पीएमसीएच भेजा जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है तो विशेष इंतजाम पीएमसीएच में किए गए हैं एहतियातन।
और चलिए ये भी जानिए कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। तो संक्रमित व्यक्ति को साधारण बुखार होता है, शुरुआत यहीं से होती है, साधारण बुखार होता है और बहुत ज्यादा थकावट महसूस उसे होती है। रोगी को सूखी खांसी होती है, डायरिया के भी लक्षण हो सकते हैं, जुकाम और नाक बहने की शिकायत होती है। अगर ये सभी लक्षण कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये कोरोना नहीं हो सकता, मिलता जुलता लक्षण हो सकता है और ये जांच के बाद पता चल पाएगा कि उस व्यक्ति में कोरोना है या नहीं है। तो जानते हैं कोरोना से बचने के उपाय क्या है, ये भी जानिए। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां से जरा दूर रहिए। वायरस से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी मास्क का प्रयोग कीजिए। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को ढकिए। सर्दी या फिर फ्लू के लक्षण वाले लोगों से जरा दूरी बना लीजिए। खाने को अच्छे से पकाकर खाइए, अधपका खाना खाने की जरूरत नहीं है। मीट और अंडों को भी पकाकर ही खाएं। तो कोरोना से बचने के उपाय हैं, जानवरों के संपर्क में आप कम आएं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुला ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे बैठक और दिल्ली के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस बैठक में मौजूद होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस बैठक में मौजूद होंगे और कोरोना को लेकर इंतजामों पर चर्चा होगी कि हॉस्पिटल में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, विभिन्न जगहों को किस तरह से चिन्हित किया गया है। और 11 बजे का समय है जब बैठक की शुरुआत होगी और तमाम डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स को इस बैठक में बुलाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुलाई है 11 बजे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक में मौजूद होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हिंसा में मुंगेर में पिस्टल का कनेक्शन सामने आ गया है। गिरफ्तार शाहरुख ने हिंसा के दौरान जो पिस्टल का प्रयोग किया वो पिस्टल मुंगेर में बना था। दिल्ली हिंसा के हंगामे का ये वीडियो 24 फरवरी का है। दिल्ली का जाफराबाद अचानक हिंसा की लपटों में झुलसने लगा था। इस हिंसा में शाहरुख नाम के इस गोलीबाज को देखिए, जो पिस्टल के बल पर सरेआम सड़क पर खौफ कायम कर रहा है। कानून से बेखौफ पुलिस वाले की छाती पर ही पिस्टल तान रहा है। जिस पिस्टल के दम पर शाहरुख दिल्ली में खौफ कायम कर रहा है, उसका बिहार कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली के इस गोलीबाज के हाथ में जो बंदूक है वो मुंगेर में बनी हुई है। ये मुंगेर का पिस्टल है। इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है, उसमें कोई लेबर काम करता था, मुंगेर का था। उससे इसने 2 साल पहले लिया था। पुलिस के मुताबिक गोलीबाज शाहरुख ने मोजे की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर से ये पिस्टल खरीदी थी। शाहरुख के पास ये पिस्टल पिछले 2 सालों से थी। मुंगेर में बनी ये पिस्टल अच्छी क्वालिटी की है, जिससे 24 फरवरी को शाहरुख ने 3-3 गोलियां चलाई थी। पिस्टल जो था मुंगेर का बना हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है। किस मेक का है सर? वो मेक क्या है? 7.65 बोर का। अब गोलीबाज शाहरुख सलाखों के पीछे है। उम्मीद है कि दिल्ली हिंसा की लपटों से उठे सवालों का जवाब देश को जल्द मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो शाहरुख तो शिकंजे में आ गया और ऐसी उम्मीद है कि अब सच भी सामने आ जाएगा। लेकिन शाहरुख की पिस्टल का मुंगेर कनेक्शन सामने आया है। सवाल यह है कि क्या मुंगेर में हथियार दिल्ली में और भी हैं? मुंगेर में पिस्टल और कितने अपराधियों के पास मौजूद है? मुंगेर का मजदूर हथियार तस्कर के पास कैसे पहुंच गया? सवाल यह है कि क्या मुंगेर से अवैध हथियारों को देश भर में खपाया जा रहा है? अवैध पिस्टल मुंगेर से दिल्ली पहुंचा और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी? तो ये चंद सवाल हैं जो गंभीर सवाल हैं और इसका जवाब भी प्रशासन को ढूंढना होगा। चलिए, मुजफ्फरपुर में फूड प्रोडक्ट के बड़े ब्रांड अशरफी गोल्ड के लाइसेंस पर मिलावटी आटा, बेसन और मैदा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की तो वहां सड़े हुए अनाज से आटा, बेसन, मैदा बनाया जा रहा था। अनाज में कीड़े लगे थे जो आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं।
बेसन बनाने के लिए जिस दाल का इस्तेमाल हो रहा था वो पूरी तरह से सड़ा हुआ है। गोदाम में 50 लाख से ज्यादा का तैयार सामान मिला, जिनसे कई प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के थे, जिनमें फूड सेफ्टी विभाग की टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर और कर्मचारी फरार हो गए। हालांकि एक कर्मचारी को अधिकारियों ने रोका और पूछताछ जारी है। संदिग्ध आइटम प्रतीत हो रहा है, इसमें और मिक्सिंग है। इसको जांच के लिए लैब को भेजा जाएगा, पटना स्थित प्रयोगशाला को भेजा जा रहा है। ये दाल साबुत नहीं है, इसमें गर्दा टाइप। हाँ, गर्दा टाइप का है। ये संदिग्ध आइटम प्रतीत हो रहा है, इसमें और सब मिक्सिंग है। एक आपका डस्ट टाइप का कुछ मिलाया हुआ है। ये लैब ही बता सकता है क्या इसमें है। सो अच्छा। जी लैब में जांच में भेज रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक? जी हाँ, हानिकारक है, हार्मफुल है। इसका रख रखाव सही नहीं है। इनका जांच के क्रम में फीफो का पालन नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सारा आइटम, बेसन, मैदा, ये सब जो है एक्सपायरी आइटम भी मिला है, उसको हम लोग डैमेज करके हटा रहे हैं। कैसे आपके सामने है ना? मैं नहीं बता सकता इसके बारे में कुछ। दाल में इतना डस्ट है, दूसरी तीसरी चीजें मिली हुई है, रुई है। आप तो बता रहे थे कि फिल्टर है। अब फिल्टर के ऊपर तो रुई आएगा ना। तो फिर इतनी बात बता रहे हैं और दाल में मिलावट नहीं बता रहे हैं। फिल्टर के ऊपर रुई आएगा आपको पता है, दाल का मिलावट क्यों नहीं पता है? ये नहीं बता सकता। तो सड़े दाल से बन रहा था बेसन, और जब छापेमारी हुई तो सब कुछ सामने निकलकर आ गया। हालांकि इस मिलावट की जांच अब लैब में होगी। जो अधिकारी वहां पर छापेमारी में गए थे, जिस टीम में शामिल थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है कि ऐसे उत्पादों का जिस तरह से सेवन जो लोग भी करेंगे वो बीमार ही पड़ेंगे। और इसकी जांच अब लैब में होगी और ये पता लगाया जाएगा कि दाल और बेसन या फिर जो आटा बनाया जा रहा था उसमें किस तरह की, किस लेवल की मिलावट की गई है। तो मिलावटी सामान करता है बीमार और मिलावटी खाद्य पदार्थ से पेट होते हैं खराब, और इसकी शिकायत अगर होती है तो किडनी और लीवर पर असर हो सकता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ से कैंसर की संभावना बढ़ती है और मिलावटी सामानों से त्वचा रोग की भी शिकायतें सामने आती हैं। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर इसका गंभीर असर होता है। तो कैसे पहचानिएगा कि ये मिलावटी आटा है, जरा समझिए। पानी में आधा चम्मच आटा डालिए और कुछ तैरता हुआ अगर आपको नजर आए तो समझिए कि ये मिलावट है, अगर पानी में वो नहीं घुलता है। गेहूं के आटे में चोकर कम है तो समझ जाइए कि आपका आटा जो है मिलावटी है। नींबू के रस की बूंदों से अगर आटे में बुलबुले बनने लगे तो यह समझिए कि आटा मिलावटी है। आटा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद अगर ट्यूब में छानने वाली चीज दिखे तो यह भी समझिए कि आपका आटा मिलावटी है। और अगर आटा गूंथने में कम पानी लगे तो यह भी समझिए कि आपका आटा मिलावटी है। तो कैसे पहचाने मिलावटी आटा, यह हम आपको बता रहे हैं। और 4 से 5 तरीके हैं, इसका आप प्रयोग कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और इसमें अगर ट्यूब जैसी बनने वाली कोई चीज नजर आती है तो आटा मिलावटी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है। 1 अप्रैल को शराबबंदी कानून के 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जब बिहार से शराब की खेप बरामद नहीं हो रही। होली नजदीक है और ऐसे में शराब तस्कर शराब खपाने की तैयारी में है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शराबबंदी कानून का खौफ कितना है। शेखपुरा में पुलिस ने देसी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और इस शराब की फैक्ट्री से 2000 लीटर शराब बरामद हुई है। कटिहार में दूध के कंटेनर में छुपाकर शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है और ये शराब तस्कर कंटेनर में छुपाकर शराब को पियक्कड़ों तक पहुंचाते थे। सवाल है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब की खेप आ कहां से रही है। कानून के लागू होने के 4 साल बाद भी शराबबंदी क्यों नहीं। और इसके अलावा सवाल यह है कि कौन है जो सीएम के सपने को पूरा होने से रोक रहा है, उसमें बाधक बन रहा है। सवाल यह है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब की खेप आ कहां से रही है।
न्यूज 18 पे कुछ सवाल है। कानून के लागू होने के 4 साल बाद भी शराबबंदी पूरी तरीके से नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? सवाल यही है। सीएम के सपने को पूरा होने से कौन रोक रहा है? सवाल यही है। और अब छपरा से आई तस्वीर को दिखाते हैं। यहां मांझी में पुलिस ने 6000 लीटर जब्त शराब को नष्ट कर दिया और इस दौरान मजिस्ट्रेट ने किस तरीके से छापेमारी की वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और लगातार बराबर बिहार के सभी जिलों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। होली से पहले शराब खपाने की तस्करों की तैयारी, लेकिन कहीं कहीं से ऐसी खबरें हैं जहां पुलिस ने दबिश दी और शराब को नष्ट किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, राजगीर में 14 से 15 मार्च तक होने वाली आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब सुशील मोदी ने इसे लेकर आरजेडी पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट कर आरजेडी के शिविर पर सवाल खड़े कर दिए। तो सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन राजनीतिक दलों की कोई सोच चिंतित विचारधारा होती है और कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए शिविर लगते हैं तो बात समझ में आती है। जो पार्टी लाठी में तेल पिलाने में भरोसा रखती है, सजा याफ्ता व्यक्ति को 22 साल से अध्यक्ष बनाए रखती है, घोटाले बेनामी संपत्ति बनाने में माहिर हो चुकी हो और अफसरों को हड़काकर शासन का राजनीतिकरण कर रही हो, उसके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर का नाटक करने की क्या जरूरत है? तो फिर सवालों के घेरे में यह है कि आरजेडी ने राजगीर को ही क्यों चुना? आखिर क्या मंशा थी? क्या इसके पीछे रणनीति थी? नीतीश कुमार को गृह जिले में मात देने की आरजेडी की क्या यह रणनीति है? सियासी शतरंज में राजा को घर में मात देकर गेम जीतने की यह कोशिश है। नालंदा में एक सीट से आगे बढ़कर दखल देने की तैयारी है। 15 सालों से नालंदा के साथ हैं नीतीश कुमार। आरजेडी एंट्री करने की क्या कोशिश में है? और जिले की अगर बात करें तो कुर्मी और यादव वोटर्स ज्यादा हैं वहां पर, और दोनों के एकजुट करना ही एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। चलिए, सासाराम से खबर है जहां लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। बीते 2 महीनों में करीब 1300 लोगों को कुत्तों ने काटा है। रोजाना 20 से अधिक लोग कुत्ते काटने से घायल हो रहे हैं। दूसरी ओर नगर परिषद इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर KM तिवारी की माने तो आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए उन लोगों ने कई बार नगर परिषद को लिखा, लेकिन नगर परिषद और वन विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।